नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि अब जबकि एक महीने से कम का वक्त बचा है बजट में, और उससे पहले एनएसओ के जो आंकड़े हैं, जो पूर्वानुमान हैं, किस तरीके से इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार के सामने क्या विकल्प और किस तरीके की चुनौतियां बजट बनाने को लेकर नजर आने वाली हैं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष में 7.7% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से पहले एडवांस अनुमान में कहा गया कि कृषि क्षेत्र, पावर और गैस सप्लाई जैसी यूटिलिटी सर्विसेज को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। एनएसओ के मुताबिक 2020-21 के वास्तविक जीडीपी 134.40 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2019-20 में जीडीपी का शुरुआती अनुमान 145.66 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में अनुमानतः 7.7% की गिरावट एनएसओ के मुताबिक होगी। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% रही थी। तो आज अपने कार्यक्रम में 3 खास मेहमानों के जरिए समझेंगे इस आर्थिक तस्वीर को, इसकी चुनौतियों को और भविष्य के रास्तों को। हमारे साथ अशोक कुमार झा साहब हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर चरण सिंह जी हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन से, आपका स्वागत है। और संजय अग्रवाल जी हैं, प्रेसिडेंट हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर एनएसओ के इन आंकड़ों को, इन पूर्वानुमानों को देखें तो आपके शुरुआती प्रतिक्रिया क्या है, और वो भी तब जबकि हम देखते हैं कि अब बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक महीने से कम का वक्त हमारे सामने है बजट के लिए। नहीं, ये जो अभी एनएसओ का जो डेटा आया है, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इकोनॉमी का जो कंट्रैक्शन अभी होगा इस साल 7.7% उन्होंने कहा है। ऑल्दो कुछ और एजेंसीज हैं जो कि 9.5-10% भी बोल रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट रिपोर्ट आया था। लेकिन अगर हम 7.7% लेकर ही चलें तो ये भी काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि इसके पहले जो सबसे कम जब हुआ था जीडीपी का कंट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन जब हुआ था वो था 1980 में, जबकि करीब 5.2% था। तो और इससे ये साबित होता है कि जो अभी हमारे पास जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, ये बहुत सिवियर क्राइसिस है। और इसलिए जो बजट अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बनाएंगी, इसमें उनको काफ़ी क्लेवरली उनको पूरा फिगर्स को देखते हुए उनको बनाना पड़ेगा बजट इस साल। चरण सिंह सर, आपका क्या कहना है, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसका असर बजट प्रक्रिया पर कितना और किस तरीके से आपको लगता है कि पड़ेगा? तो ये आंकड़े तो बहुत ज्यादा सख्त है। जैसे अभी अभी बताया गया है, बहुत सालों के बाद ऐसी चोट एक इकोनॉमी को पड़ी है। तो पर एक इसमें जो अच्छी बात देखने वाली ये है कि पहला हाफ चला गया है, उसमें काफी कुछ नेगेटिव रहा है, पर जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें आंकड़े आए हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि अगले 6 महीनों में हम उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे जो पिछले। तो बड़ा पॉजिटिव साइन। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं खुद मेरी जो राय है वो ये है कि बिजी सीजन है, तो बिजी सीजन में हम लोगों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये आंकड़े हमारी जो इन्होंने अनुमान लगाया है असली उससे आगे जाए। संजय जी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री के नज़रिए से अगर इन आंकड़ों को देखें, और इंडस्ट्री मैं कहूँ कि मिरर के तौर पर देखती है जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं, उनको हकीकत के करीब और उसकी चुनौतियाँ साफ नज़र आती हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज भी एनएसओ इशारा कर रहा है, बता रहा है कि कहाँ पर किस तरीके का पूर्वानुमान जो है गिरावट का वो नज़र आने वाला है। अगर उद्योग जगत के नज़रिए से देखें तो ये नंबर्स क्या वाकई चिंताजनक हैं? अगर हैं तो कितने चिंताजनक हैं? और कुछ खास स्पेसिफिक सेक्टरों के नज़रिए से मैं देख रहा था कि अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वहाँ पर जिस तरीके के पूर्वानुमान हैं वो क्या ज़्यादा चिंताजनक हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की तो चिंताजनक हालत है ही। ये तो पिछले 1 साल से भी हो चुकी। करीबन अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेग्लिजिबल ग्रोथ थी पिछले साल भी।
और इस साल करीबन 10% का अनुमान निकला है एनएसओ से। और 10% अगर हमारा 10% अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सफर करेगा तो ये बिल्कुल एक बहुत चिंता का विषय है और सोचने का विषय है। लेकिन अब सिर्फ देखिए, ये साल के पहले 6 महीने जितने बुरे गए हैं, जो पहली तिमाही थी उसमें 23.9% हमारी जीडीपी घटी, दूसरी तिमाही में फिर 7.5% के आसपास घटी। अब जो हमारी पीएचडी चैम्बर की जो हमारी अपनी ईबीएम इंडेक्स के बेसिस पे हम प्रोजेक्शन करते हैं, हमारी प्रोजेक्शन ये आ रही है कि बिटवीन 0.1 से लेकर 0.2% तक Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में पॉजिटिव जाना चाहिए। थोड़ा फार्मर एजुकेशन का फर्क पड़ेगा, उससे हो सकता है कि लोअर साइड पे रहे अपर साइड की बजाय। और इसके अलावा जो Q4 है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 4% तक हो सकता है कि बढ़ोतरी जा सके। लेकिन फिर भी साल के आखिर में ये बिल्कुल सही है अंदाज, हम हमारी भी फिगर्स यही कहती है कि -7.7% अगर हमने किया, और अगले साल की प्रोजेक्शन ज्यादातर जगह हमारे अपने चैम्बर की भी करीबन वही 7.7-7.8% प्लस है, तो ले देके इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम लोगों ने 2 साल 0 ईयर्स हो गए प्रैक्टिकली। जो हमारा जीडीपी का लेवल मार्च 20 में था, उस जीडीपी के लेवल पे हम वापस मार्च 22 में जाकर पहुंचेंगे। तो एक तरह से ये देश की पूरी हिस्ट्री के 2 साल की ग्रोथ हम लोग खो देंगे। और उसके लिए अब सवाल ये, अगली जो चैलेंजेस है, जो आपने जिस तरह से आपने इसका टॉपिक रखा है इस डिस्कशन का, इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा ये कि हम क्या, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा क्या देखती हैं और किस तरह हम लोग क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, जिससे हम लोग अब इस स्ट्रेट जैकेट, इस जो है जकड़ी हुई, मतलब जो हम लोग जकड़े हुए हैं जिस एक सिचुएशन में, हम अकेले नहीं जकड़े हुए, पूरा वर्ल्ड जो जकड़ा हुआ है, लेकिन हमें अपने देश के लिए क्या करना है ये जरूर सोचने की विषय है। जी अशोक सर, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि जब इस तरह की स्थिति हो आर्थिक तौर पर, और ये सच है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, इससे बाहर निकलने के विकल्प हैं क्या? किस तरीके के रास्ते हैं वो रास्ते जो कि हम आमतौर पर इससे पहले अपना चुके हैं, या फिर यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स कुछ नई चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना होगा, और उसके लिए सरकार के सामने विकल्प और एल्बोरूम किस तरीके से नजर आता है? नहीं, हमें तो ये देखना है कि ये कंट्रैक्शन जो हुआ पैंडेमिक की वजह से हुआ, लेकिन इसमें कौन से सेक्टर्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं बजट में, क्योंकि ये बजट तो खैर शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन हमें ये शॉर्ट टर्म में ही कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है इसको ओवरकम कर सकें। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि बजट फॉर्मुलेशन के समय पे हमें ये देखना है कि जो असम्पशंस हम बनाते हैं रेवेन्यूज के, वो रियलिस्टिक हों, और इस वजह से हमें क्या एक्चुअल सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो मेरा पहला सजेशन तो ये रहेगा कि जो भी हम बजट बनाएं वो रियलिस्टिक असम्पशंस लेके वो बजट बनाएं। पैंडेमिक के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, और इवन दो अभी पिछले 2-3 महीने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, लेकिन ये देखा जाता है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, स्पेशली जो वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत लो है। तो इसको हमें करेक्ट करना है, क्योंकि हम कुछ साल पहले ये देख रहे थे कि हमें वो डिविडेंड मिलेगा अपना पॉपुलेशन का, लेकिन अभी तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है। तो इसको इसलिए हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी वापस आ जाए अच्छी लेवल पे। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, आपके कंस्ट्रक्शन, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी लेबर का, एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी जोरदार है, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये एक्सपोर्ट ग्रोथ पर जोर देना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रोथ पर हम जब तक जोर नहीं देंगे
तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ नहीं हो सकेगा। और ये काफी ये काफी ये है कि जब भी कोई भी देश आगे बढ़ा है ग्रोथ में, तो उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ के जरिए बढ़ा है। वैसे आप चाइना को देखें या ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें, तो हमें इसलिए एक्सपोर्ट पे फोकस देना है। और ये जो हम अभी सरकार ने किया है, जो PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन इसमें डेंजर यही है कि ये स्कीम हमने जो लगाया, किस कारण से लगाया, उस कारण को हमें अटैक करना है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड ये इंसेंटिव स्कीम इसलिए लगाया गया क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफी ड्रॉबैक्स थे, पावर सप्लाई का, लॉजिस्टिक्स का, स्किल डेवलपमेंट का, वगैरह वगैरह। तो हमें ये जो डेफिशिएंसीज थे, हमें इन डेफिशिएंसीज को निकालना है और सिर्फ ये PLI लगा के इनको इंडेफिनेटली नहीं करना है। जो आपने पॉइंट कहा बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। चरण सिंह सर, मैं थोड़ा सा आपसे राय जानना चाहूँगा कि जो कुछ सुझाव झा साहब की ओर से, लेकिन इसके साथ साथ अगर NSO के आंकड़े को देखें तो कई महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो कि पहले या अभी तक रीढ़ माने जाते थे हमारी GDP और विकास दर के लिहाज से, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस की बात करें, इसके अलावा हम जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर की बात करें, तो इस तरह के जो कोर सेक्टर हैं उसमें इस तरीके से गिरावट को अब कम करने और उसको रिवाइव करने के लिए बजट में किस तरीके का स्कोप या फिर रास्ता आपको लगता है कि अपनाना चाहिए, या हमारे पास मौजूद इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा? जहाँ तक मेरा विचार है, हमें इस बजट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। तो काफी जैसे आपके कहा आंकड़े जो आए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। इनको रिवाइव करने के लिए मेरे पास विचार है जो बजट में हम लोग लागू कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि MSMEs को इंसेंटिवाइज तो करना ही होगा। तो जो हम लोगों ने अभी तक MSMEs को इंसेंटिव्स दे रखे हैं उनको जारी रखना पड़ेगा। थोड़ा सरकार पे खर्चा आएगा, पर वो मुझे एक रास्ता लगता है। पर इसी के साथ साथ एक बात मैं कहनी चाहूंगा कि MSMEs को कौन सपोर्ट करता है? बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। सरकार ने कोशिश की है कि MSMEs को ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर से जाए। पर एक बात ख्याल रखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज MSMEs को काफी सहयोग देते हैं। बैंक ऊपर है और जो काफी सहायता NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लेती है। अभी मेरी राय ये बन रही है कि 50 साल पहले सरकार ने NIBM बनाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ताकि बैंकिंग पे रिसर्च हो, लोगों को ट्रेन किया जाए और स्टैंडर्डाइज किया जाए। NBFCs पे तो कुछ भी नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए CAB पूना बना था, कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर बैंकिंग, और उन्होंने काफी कोऑपरेटिव बैंक्स पे स्टैंडर्डाइज किया, ट्रेनिंग दी लोगों को और फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज किए और कोऑपरेटिव बैंक्स की सुपरविजन रेगुलेशन की बात की। तो मेरा मन है कि बजट को एक साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेने की जगह थोड़ा ज्यादा टाइम देखना चाहिए और NBFCs के लिए इसी तरीके जो रिवाइवल में हमें जरूरत पड़ेगी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NBFCs खोली जाए ताकि NBFCs पे रिसर्च की जाए और इसके अलावा उनके फॉर्म सारे स्टैंडर्डाइज किए जाए। दूसरा जो मेरे मन में बात आ रही है, आपने जो आंकड़े देखे उसमें देखा है कि कैपिटल इनकम गिर गई, तो वो किस लेवल करी गई है? 17 के। उसको रिवाइव कैसे करें? तो एक सरकार ने काफी कदम उठाए हैं रिवाइव करने के लिए, डिमांड की। मेरा एक सुझाव है, ये है कि अगर हम लोग ये जो सुझाव है, ये जो पेंशन सरकार देती है, जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको एनकरेज किया जाए कि वो लीव ट्रैवल कंसेशन ले, जाके खाएं। जो हमारे कर्मचारी आजकल नौकरी में हैं, वो तो बिजी रहते हैं, वो सरकार के कहने के बाद LTC नहीं लिया उन्होंने। सरकार ने 2 महीने पहले अनाउंस किया था कि अगर आप ट्रैवल करेंगे उससे टूरिज्म को फायदा होगा,
रिवाइवल हो। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि बजट में सरकार ये कोशिश करती है कि जो पेंशनर सरकार की पेंशन दे और इतने पेंशनर्स उनको कहे कि जी। आप उनको एलटीसी कंसेशन की तरह मानेंगे, एक मंथ की पेंशन के बराबर आप यूज कीजिए, आपको ओके एलटीसी दिया है और हम सर, जो आपने पॉइंट रेज किया, मैं थोड़ा सा उस पर एक टिप्पणी चाहूँगा संजय अग्रवाल साहब की। संजय सर, अगर हम इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें और कोविड जिस तरीके से अब हम उससे बाहर निकलते दिख रहे हैं और वैक्सीन का अनाउंसमेंट हो चुका है, डिमांड साइड में अगर कहें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें अब वो नहीं है और उससे हम बाहर आते हुए दिख रहे हैं, या अभी भी वहाँ पर चिंता है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होगी बजट में या कुछ और स्कीम्स के थ्रू? और दूसरी तरफ जो जैसा आपने कहा था कि हमने जो इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से शुरू किए गए हैं इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो अब उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो एक की पॉइंट की फैक्टर हो सकता है अगर हम रिवाइवल तेज़ी के साथ चाहते हैं और वापस इंडस्ट्री उस एक पहिए के तौर पर दौड़ना शुरू करे तो। देखिए, हमारा ये मानना है कि डिमांड एक तो एक शॉक लगा है, एक झटका लगा है डिमांड। अगर हम पिछले साल के बराबर इस साल काम कर पाए, वो खैर अभी लगता नहीं, क्योंकि ओवरऑल तो -7.7% हम देख ही रहे हैं कि हमारा जीडीपी घटेगा। आखिर में आपको ये हमें ये देखना पड़ेगा कि साहब डिमांड साइड को जो सपोर्ट चाहिए वो दो ही तरह से आ सकता है। एक शॉर्ट टर्म आएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, जिन लोगों को चाहिए पैसा उनके हाथ में खर्च करने के लिए, जिनको चाहिए वो सरकार इंश्योर कर रही है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स वगैरह जो कुछ हुआ है वो सब कंटिन्यू रहे, ताकि लोगों को एक मिनिमम अपनी जीवन बसर करने के लिए उनको कम से कम वो सपोर्ट मिलता रहे। उसके अलावा जैसे जैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी, डिमांड आएगी, और वो डिमांड आने से एक बिल्कुल जिसको कहते हैं पॉजिटिव जो है साइकिल बनती है, सब चीजों को बेनिफिट होगा, वो ठीक है। लेकिन हमें एक बात माननी पड़ेगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोली थी, और मेरे दोनों सीनियर्स ने, झा साहब ने और चरण सिंह जी ने, दोनों ने ये बात बोली कि इनोवेटिव रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे अब इस परेशानी से निकले और कहाँ कैसे हम लोग आगे निकले। अगर हमने 2 साल खो दिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के, तो ये कोई 2 साल हमारे लिए कोई एक बहुत छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसका हमें फासला तय करना है। उसमें एक तो हमें देखना पड़ेगा कि अब सारी दुनिया भर के अगर इकोनॉमिस्ट एक मोटा मोटी कंसेंसस या यूनानिमिटी पे आ चुके हैं कि इस मुश्किल के समय में बजट डेफिसिट को ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं होगा। हम लोग अगर सिर्फ उन्हीं नंबर्स को देखते रहेंगे और उन कारण सरकारी खर्चे को काटते रहेंगे तो डिमांड रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। डिमांड तभी आएगी, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जिसके पास जो है वो ना तो कोई पैसा लगाने की पोजीशन में है, अगर किसी के पास पैसा हो तो उसकी हिम्मत नहीं है डिमांड सिनेरियो देखते हुए कि वो इन्वेस्ट करेगा। अभी जो भी डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड को हमें सपोर्ट देना है इन एवरी पॉसिबल वे। तो बजट डेफिसिट इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसको हमें कुछ समय के लिए अभी भूलना पड़ेगा। हमें जितने दुनिया के देश हैं, बड़े से बड़े इकोनॉमी, वो लोग भी इस वक्त कोई बजट डेफिसिट की तरफ नहीं देख रहे। 10% 15% तक की फिगर्स आ रही हैं मोस्ट एडवांस्ड एंड वेस्टर्न इकोनॉमीज की। तो हमें एक तो हमारी ये रिकमेंडेशन है कि बजट डेफिसिट शुड नॉट बी अ कंसर्न, हमें बजट डेफिसिट से अपना हाथ नहीं रोकना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग टर्म डिमांड रिवाइवल और इस देश की जीडीपी को बढ़ाने का या $5 ट्रिलियन का जो हमारा एक सपना है, सपना क्या जरूरत है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने, आई विल कॉल इट अ प्रीसिएंट मूव, 31 दिसंबर 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया था, जो करीबन 103 लाख करोड़ का था, बाद में 111 लाख करोड़ तक और बढ़ के हुआ, और जिसको हमें 5 साल में पूरा करना था। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसके 2 महीने बाद या ब्रादर महीने बाद ही कोविड का ये पैंडेमिक आ गया और जिसकी वजह से सारी प्लान अटक गई। लेकिन मेरा, हम लोगों का चेंबर का ये कहना है कि अब हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए पैसा निकालना होगा, ढूंढना होगा, उसके लिए इनोवेटिव तरीकों से पैसा लाना होगा, ताकि
और ये सरकार ही कर सकती है, ये प्राइवेट सेक्टर या इवन स्टेट्स नहीं कर सकती। 1/3 करीबन या 40% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रहा था वही चाहिए। और उसका मैं जरा अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। उसका हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हम लोगों को रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए, हम लोग 127% पे हैं, और G20 इकोनॉमीज में देखा जाए तो G20 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है उनमें हमारी 7वें नंबर पर रैंक है। यानी 13 देश हमसे नीचे है, हम 127% पर है। इतनी एडवांस कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब 250% पर है, और कुछ देश तो जाके जापान और यूएस जैसे 300 और 400% तक है। आज अगर हम लोग एक मेगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग के पास IDBI, IFCI, ID ये सब रहते थे इंस्टीट्यूशंस, बट वो धीरे धीरे बैंकों में कन्वर्ट हो गए। आज कोई इंस्टीट्यूशन देश में ऐसा नहीं है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को पैसा दे सके। उसके लिए लॉन्ग टर्म पैसा अरेंज किया जाए, मेगा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, उसमें FDI के रास्ते से फॉरेन पैसा FDI के रास्ते भी लाया जाए और सोवरेन बॉन्ड के थ्रू डेट पे भी लाया जाए। ओके सर, ये दोनों बहुत जरूरी है। और अगर आप ये पैसा ले आते हैं जो तो संजय जी ने कहा, मैं थोड़ा सा, आप क्योंकि वक्त कम है, चरण सिंह सर, जो संजय जी कह रहे हैं कि इस तरीके के इनोवेटिव और लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी और आइडियाज़ के साथ अगर हम शुरू करते हैं, और शायद इस वक्त ये क्रूशियल टाइम है या बेहतर वक्त मैं कह सकता हूँ उस मोड़ पर हैं, या कुछ और आपको लगता है कि इसको, क्योंकि सरकार के जो कुछ और आंकड़े हैं, चाहे वो हम GST कलेक्शन को देखें या कुछ और ऐसे पैरामीटर हैं, वो पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, वो नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। तो एक तरफ तस्वीर अच्छी भी नजर आ रही है, लेकिन उसको और बेहतर या और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बजट बहुत क्रूशियल होगा। बिल्कुल, तो जो सुझाव दिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनके साथ कि बजट डेफिसिट को इस समय नहीं देखना है। दुनिया के विकसित देश भी नहीं देखते, और हमें भी इससे ऊपर उठकर जाना पड़ेगा। ये मेरे 2 सुझाव हैं। एक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी परमानेंट है, उसी तरीके फिस्कल पॉलिसी को भी फिस्कल पॉलिसी पे एक परमानेंट बड़ी बननी चाहिए, तो ताकि उभर सिचुएशन को साथ साथ सुझाव दे सके। इसके साथ ही मेरा एक और सुझाव है कि सरकार को अभी मॉनेटाइज डेफिसिट की साइड जाने से घबराना नहीं चाहिए। ओके, पैसा नहीं आ रहा है और लोगों के पास नहीं है, तो रिजर्व बैंक से अगर लेना पड़े तो मॉनेटाइज डेफिसिट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और एक और सुझाव मेरा इसी रास्ते में है कि समय आ गया है कि डेट मैनेजमेंट को मॉनेटरी मैनेजमेंट से अलग किया जाए, ताकि फिस्कल पॉलिसी को अहमियत दी जाए जो उसको जरूरी है, और मॉनेटरी पॉलिसी को इंटरेस्ट रेट के लिए ही रखा जाए। ओके तो ये सर, 5 सुझाव है जो लॉन्ग टर्म है और इनोवेटिव है। मैं चाहता था बजट में सरकार इन पर विचार करे और इनको आगे लाए, ताकि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दे, इसको पूरा सकारात्मक तरीके से पे बजट ले। जहाँ सर, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं और इस तरीके की क्राइसिस को डील करते हुए उसकी प्लानिंग को लेकर इस वक्त क्या, अगर मैं 2-3 बड़े क्रूशियल मैं कहूँ स्टेप्स जो आपको लगता है कि सरकार ले सकती है, लेना चाहिए बजट के दरमियान, और जिस तरीके के NSS के आंकड़े हैं उसको अगर हम फोकस करें, उसको केंद्र बिंदु में रखें तो? मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कि अभी अग्रवाल साहब ने भी कहा था कि डिमांड जनरेशन बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट टर्म का जो सल्यूशन है वो डिमांड जनरेशन है, और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि PM किसान का जो स्कीम है, जो फार्मर्स को 6,000 रुपये हर साल में दिया जाएगा, वैसा ही कोई स्कीम ये अर्बन एरियाज में भी लगाना है, ताकि, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो अर्बन एरियाज का भी काफ़ी सीवियर पॉवर्टी है। इसके लिए अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ भी जाए, वैसे हालांकि देखी जाए तो फिस्कल डेफिसिट अभी काफ़ी हाई है ऑलरेडी। एस्टिमेट ये है कि फिस्कल डेफिसिट अब 7% हो गया है GDP का, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर मिला लें तो 13-14% GDP का फिस्कल डेफिसिट है, विच इज़ वेरी हाई। क्योंकि अगर आप पीछे देखें 2009 में
जबकि स्टिमुलस दिया गया था जब इकोनॉमी का उस टाइम में जब धक्का लगा था तो स्टिमुलस था 3.2% ऑफ जीडीपी, और फिर भी फिस्कल डेफिसिट वाज ओनली अबाउट 6.8%। तो अभी फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी सेंटर का 7% हो गया है। लेकिन इसको साइड में रखते हुए मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि पैसे लोगों के हाथ में दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हुए हैं इसमें डायरेक्ट मॉनेटरी ट्रांसफर, फिस्कल स्टिमुलस बहुत कम है, 2% ऑफ जीडीपी से कम है। तो इसको हमें वी शुड फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि अगर फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसमें बहुत हानि होगी। डिमांड साइड को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में शामिल होने और अपनी राय रखने के लिए कि किस तरीके से एनएसओ के आंकड़े आ रहे हैं और जो पूर्वानुमान है जीडीपी को लेकर, बाकी दूसरे जो क्रूशियल मैं कहूँ कि इंडिकेटर्स हैं उनमें गिरावट या बढ़ोतरी को लेकर वो क्या हैं, और इसको लेकर बजट में किस तरीके की हम उम्मीद कर सकते हैं या क्या रास्ते या विकल्प सरकार के सामने होंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।